हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सी ज्योति देशपाल। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुझे पता है कि आज आप लाइव की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, मुझे भी पूरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं लाइव ही ये सेशन लूंगी, बट क्योंकि अपने को पता है कि काफी जगह पे इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है कल से, एंड कल से नहीं, इनफैक्ट हमारे यहाँ पे परसों रात से जब आपको लेक्चर मिलेगा, सो लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, वाईफाई नहीं चल रहा है। सो ये सेशन मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है, ठीक है, बहुत मुश्किल से सेशन रिकॉर्ड किया है, आपको उसी टाइम के ऊपर मिलेगा। एंड उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। इस सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू टेक अप मोस्ट इंपोर्टेंट 75 क्वेश्चंस फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो अपने को ऑलमोस्ट 50 to 55 क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के देखने को मिलते हैं एग्जाम में। मैंने 75 क्वेश्चंस टेकअप करे हैं, तो मतलब आप मान के चलना कि हो सकता है बिल्कुल ऐसा कि काफी सारे क्वेश्चन आपको इस डिस्कशन में से देखने को मिले। मैंने जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सिंपल भी रखे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। इस सेशन आपको बहुत मजेदार लगेगा एंड स्पीड हमने बिल्कुल इंटैक्ट रखी है। क्वेश्चंस पढ़ने में भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ है एंड ना क्वेश्चन को समझाने में। इस तरीके से मैंने पूरा लेक्चर लिया है कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा बेनिफिट मिले। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस देख कर जाना, ध्यान से क्वेश्चन सुन के जाना। नाउ यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ एमसीक्यू। सबसे पहला एमसीक्यू चैप्टर नंबर 5 का है, बिजनेस साइकिल का है, और जिस तरीके से आपके सिलेबस के चैप्टर है उसी तरीके से सारे एमसीक्यूज फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है, आप मुझे ये बताओ कि अगर इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होती है, इफ देयर इज डिक्रीज इन द स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट, तो उसका इंपैक्ट एग्रीगेट डिमांड कर्व के ऊपर क्या पड़ता है। सो जब इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होती है तो डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाता है, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब स्पेंडिंग कम होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने का मतलब कि इन्वेस्टमेंट कम होगी, फैक्ट्री कम लगेगी, एंड अकॉर्डिंगली डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से डिमांड कर्व लेफ्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टिपिकल बिजनेस साइकिल। तो इसने ना नीचे बिजनेस साइकिल को लेकर 4 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको ये बताना है इसमें से सही स्टेटमेंट क्या है बिजनेस साइकिल को लेकर, मतलब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही डिस्क्राइब करती है कि अच्छा ये बिजनेस साइकिल होता है। सबसे पहले, अगर इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आया पहले और उसके बाद एक्सपेंशन आया, क्या ये बिजनेस साइकिल है? यस। सो इफ देयर इज इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इट इज फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर एक्सपेंशन, यही तो होते हैं फेजेस ऑफ योर बिजनेस साइकिल। सो यस, ये क्या बेटा, दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बिजनेस साइकिल। दूसरा, ऐसा है क्या कि अगर आपकी इनकम राइज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सो इन्फ्लेशन, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन आ रहा है, मतलब इसको हम बिजनेस साइकिल कहते हैं? नहीं, बल्कि क्या होता है कि जब हमारी इकोनॉमी के अंदर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन होती है वो बिजनेस साइकिल होते हैं, राइट, और उसकी वजह से ये सारे एलिमेंट चेंज होते हैं। सो दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस साइकिल। ऐसे ही बाकी सारे 2 ऑप्शन भी आप पढ़ोगे ना, इसने कुछ भी लिखा हुआ है, ये बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन नहीं है। कहता है स्टैगफ्लेशन हो रही है। स्टैगफ्लेशन क्या होती है, जब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन इकट्ठा एग्जिस्ट करता है, एंड इट इज फॉलोड बाय इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक ग्रोथ। अगेन नॉट द राइट स्टेटमेंट, बिकॉज ये कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। सो आई एम नॉट रीडिंग दिस स्टेटमेंट। आप इनको पढ़ोगे अगर एग्जाम में आता है, आप समझ जाओगे कि ये बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन नहीं है। ओके, तीसरा, पीक एंड ट्रफ, ये 2 फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के। आप मुझे बताओ इनको मिलाकर क्या कहते हैं। हमने इसको पढ़ा था, पीक एंड ट्रफ, इन दोनों फेजेस को कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है, एंड दैट इज टर्निंग पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, टर्निंग पॉइंट। इसको टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब पीक होता है, मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी पीक के ऊपर है, हाईएस्ट, राइट, उसके बाद वो टर्न मारती है और कॉन्ट्रैक्शन में जाती है इकोनॉमी, और ऐसे ही जब ट्रफ फेज होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी लोवेस्ट होती है, उसके बाद वो फिर से इकोनॉमी टर्न मारती है और वो अपवर्ड मूव करना शुरू करती है। इसी वजह से इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। आगे चलेंगे, डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। तो इसने ना नीचे बिजनेस साइकिल के कुछ फीचर्स बताए हुए हैं, आपको ये बताना है कि जो डिफरेंट फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के, दैट इज एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, राइट, ट्रफ, डिप्रेशन, ट्रफ, रिसेशन। सो ये डिफरेंट फेजेस हैं, फिर उसके बाद रिकवरी आती है अपनी, राइट। सो ये डिफरेंट फेजेस हैं बिजनेस साइकिल के। आपको ये बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले, दे डू नॉट हैव द सेम लेंथ एंड सीवियरिटी। क्या ये बात सही है कि जरूरी नहीं है कि एक्सपेंशन जितने साल तक चला या जितने महीनों तक
चला जितने टाइम तक चला, दूसरा बिजनेस साइकिल का फेज भी उतने टाइम तक चलेगा। उनकी लेंथ अलग हो सकती है, यस, और उनकी सीवियरिटी भी अलग होती है, मतलब उनका इंपैक्ट अलग अलग होता है। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। जब हमने बिजनेस साइकिल के फीचर्स पढ़े थे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, वहां पे स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, राइट। उसके बाद इसने कुछ भी अनशर्ट लिखा हुआ है, जैसे कि दूसरे ऑप्शन में कहता है कि एक्सपेंशन फेज हमेशा 10 साल से ज्यादा ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहता है जो बिजनेस साइकिल के फेजेस है वो काफी साल तक चलते हैं एंड आर डिफिकल्ट टू गेट ओवर इन अ शॉर्ट पीरियड। जरूरी नहीं कि वो काफी साल तक चले, वो कुछ महीने भी चल सकते हैं, राइट। फिर कहता है नन ऑफ द अबव, नहीं, राइट आंसर क्या बेटा, ए है कि जो डिफरेंट फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के वो सेम लेंथ के और सेम सिविलिटी के नहीं होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले, बिजनेस साइकिल लार्जली एग्रीकल्चर सेक्टर को अफेक्ट करता है, नहीं। देखो, बिजनेस साइकिल जब भी आता है, मतलब जब भी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशंस आती है, उसको हम कहते हैं बिजनेस साइकिल, है ना। तो एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, तो जब भी बिजनेस साइकिल का कोई बिजनेस साइकिल आएगा तो उससे सारे के सारे सेक्टर ही इंपैक्ट होते हैं। तो बिजनेस साइकिल जनरली अफेक्ट ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, सारे सेक्टर ही इंपैक्ट होंगे, बट बिजनेस सेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जब भी बिजनेस साइकिल होगा तो उससे सारे सेक्टर इंपैक्ट होंगे, बट सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन सा सेक्टर होगा, सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा बिजनेस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सो राइट आंसर क्या बनेगा, फिफ्थ का सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है, ध्यान से सुनेंगे, अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है पॉपुलेशन का, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है बट ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज हायर, सो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है, लेकिन जो पॉपुलेशन के ग्रो होने का रेट है वो ज्यादा है और इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट कम है। सो उस केस के अंदर इकोनॉमी में सेविंग कम हो जाती है, देयर विल बी लेसर सेविंग इन द इकोनॉमी। और ये लेसर सेविंग इकोनॉमी में क्यों होती है, क्योंकि देखो ना, आप कमा तो रहे हो बट उसके साथ साथ उसको यूज करने वाले भी लोग भी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और पॉपुलेशन ज्यादा रेट से बढ़ रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ कम रेट से बढ़ रही है, इसी वजह से इकोनॉमी में देयर विल बी लेसर सेविंग। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कीन्स एक इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने कुछ तो फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर स्टेटमेंट दी है। बेसिकली कीन्स ने बिजनेस फ्लक्चुएशन को कैसे डिफाइन किया, दिस इज बिजनेस साइकिल को कैसे डिफाइन किया, दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू कीन्स फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या, बिजनेस साइकिल। सो कीन्स के अकॉर्डिंग बिजनेस साइकिल होते क्यों है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन चेंजेस क्यों आते हैं। कीन्स का यह मानना था कि जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड चेंज होती है ना, जब फ्लक्चुएशंस होती है एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड के अंदर, तब आते हैं फ्लक्चुएशंस इन चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बाकी इसने कुछ भी रीजंस लिखे हुए कि इनोवेशन चेंज होती है, गलत। मनी सप्लाई चेंज होने से चेंजेस आते हैं, नहीं। एग्रीकल्चर आउटपुट के चेंज होने से चेंजेस आते हैं, नहीं। जब एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड के अंदर चेंज होगा ना, तब फ्लक्चुएशंस आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, बेसिकली तब बिजनेस साइकिल होते हैं अकॉर्डिंग टू कीन्स। ओके, अगला क्वेश्चन, इंडस्ट्रीज विच आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल आर। ये भी हमने डायरेक्टली देखा हुआ है कि कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस साइकिल का, वो है बेटा कैपिटल गुड की इंडस्ट्री और ड्यूरेबल गुड की इंडस्ट्री। बाकी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, कैपिटल गुड की इंडस्ट्री और ड्यूरेबल गुड सेक्टर। ओके, दूसरा, लोवेस्ट पॉइंट बिजनेस साइकिल को हम क्या कहते हैं, तो लोवेस्ट पॉइंट होता है ट्रफ, डिप्रेशन का फेज भी ये होता है, सो दिस इज ट्रफ। सिंपल क्वेश्चन है। आगे, जब रिसेशन होता है इकोनॉमी के अंदर तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई, मतलब इट राइजेस एंड आउटपुट फॉल हो जाता है। सो रिसेशन आते तो इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, इसी वजह से आउटपुट बढ़ जाता है, आउटपुट कम हो जाता है। एंड क्योंकि आउटपुट कम है और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, तो क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, कम इन्वेस्टमेंट है रिसेशन के टाइम पे, तो ज्यादा लोगों के पास जॉब नहीं होती, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। सो रिसेशन के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट राइज करता है एंड आउटपुट फॉल करता है, तो राइट आंसर 10th का क्या बनेगा, ए बनेगा। चल आगे बढ़ेंगे। ओके, इसके बाद जो डिस्कशन होगी बेटा, यहां से आई थिंक चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं नेशनल इनकम के। नीचे ना इसने जीडीपी को लेकर 4 ऐसे स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है। कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एनी नेशन, तो जीडीपी किसी भी देश की, उसके अंदर क्या चीजें आती हैं, क्या चीजें नहीं आती। सबसे पहले, इट एक्सक्लूड द कैपिटल कंजम्पशन एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, कैपिटल कंजम्पशन कवर होते हैं जीडीपी के अंदर, सो दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। सो जीडीपी के अंदर कैपिटल कंजम्पशन आती है, यस,
और क्योंकि वो जीडीपी है ग्रोस, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 11th का बी बनेगा। आगे उसने बोला है कि जीडीपी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स तो आते हैं, सब्सिडी नहीं आती। अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो राइट क्या है? 11th का बी। चलेगा आपको? यस। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्स इनटू द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? आगे आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी चीज नेशनल इनकम की डेफिनेशन के अंदर आएगी। सबसे पहले वैल्यू ऑफ सर्विसेज, यस गुड, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं इकोनॉमी के अंदर, दैट इज जीडीपी, तो डेफिनेटली सर्विस आएगी। दूसरा, एडिशन टू द इन्वेंटरी स्टॉक ऑफ फाइनल गुड्स एंड मटेरियल, यस आपका फाइनल गुड्स एंड मटेरियल जितना भी आपका बना वो सब कुछ आएगा, यस तो ये भी आएगा। स्टॉक एंड बॉन्ड, नहीं बेटा ये क्या है, ये अपना जो सिक्योरिटीज है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, वो नहीं आती जीडीपी की कंपटीशन के अंदर। तो राइट आंसर क्या है? ए एंड बी, देयरफॉर राइट आंसर क्या बनेगा? डी बन जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो जब हम एमपी और एफसी का डिफरेंस देखते हैं तो उसका डिफरेंस किस रीजन की वजह से आता है? एनआईटी की वजह से आता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलते कैसे हैं? जब आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देते हो। काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं जो हमने इसके ऊपर सॉल्व करे थे। सो अगर अपने को एफसी से एमपी के ऊपर जाना है, सो बेसिकली मान लेते हैं कि अगर आप जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है और मुझे जीडीपी एट एमपी जाना है, तो फिर मैं इसके ऊपर एनआईटी ऐड कर देती हूँ। ऐसे अपना कंसेप्ट चलता है। सो जीडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एमपी, मतलब एफसी और एमपी में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से? एनआईटी की वजह से है। आगे चलेंगे। जीडीपी पर कैपिटा क्या होती है? जब आप टोटल जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो उसको हम कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। सो इसने नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए, आप बताओ इसमें से कौन सा सही है? सबसे पहले जीडीपी पर कैपिटा, इट इज द मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन। यस, जीडीपी होती क्या है? टोटल आउटपुट इन अ कंट्री, और जब आप उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो मुझे इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन मिल जाएगी। सो दैट मींस जीडीपी पर कैपिटा क्या है? जितना भी आपका टोटल आउटपुट है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन। और दूसरा इसने फॉर्मूला ही दिया हुआ है कि जब आप नेशनल इनकम को डिवाइड कर दोगे पॉपुलेशन से तो मुझे क्या मिल जाएगा? जीडीपी पर कैपिटा। सो जीडीपी पर कैपिटा है क्या? जीडीपी पर कैपिटा इज बोथ ए एंड सी अबव। राइट, आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द नेशनल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग द पर्सनल इनकम? इसमें से कौन सी चीजें नेशनल इनकम के अंदर अपने को ऐड करनी पड़ती है जब आप पर्सनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो? और इसका सही आंसर क्या है? ट्रांसफर पेमेंट। रीजन बीइंग, जब आप नेशनल इनकम निकालते हो तो ट्रांसफर पेमेंट उसके अंदर आप इंक्लूड नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट मतलब क्या? जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन वगैरह हो गया, है ना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ये पैसा गवर्नमेंट ने आपको दिया बट इसके अगेंस्ट कोई गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हुआ है। राइट, सो ये जब आप नेशनल इनकम निकालते हो तो ये उसके अंदर ट्रांसफर पेमेंट आप इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब आप नेशनल इनकम से आप पर्सनल इनकम निकालोगे तो अपने को ये ऐड करना पड़ेगा। तो क्या चीजें ऐड करते हैं जब हम नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम निकालते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। तो बाकी इसने जो कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज इनकरेक्ट। कहता है मिक्स्ड इनकम ऐड कर दो, नहीं। जो ट्रांसफर पेमेंट अपने फॉरेनर्स को करी, नहीं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट, नहीं। क्या ऐड करेंगे? ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल। चलेगा? यस। आगे, विच कंपोनेंट ऑफ द नेशनल इनकम रिप्रेजेंट द इनकम अर्न्ड बाय द इंडिविजुअल बिफोर टैक्स एंड अदर डिडक्शन? सो नीचे ना इसने अलग अलग नेशनल इनकम के कंपोनेंट दिए, जैसे पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, जीडीपी। आपको ये बताना है कि ये जो नीचे हमने लिखे हुए ना, इसमें से वो इनकम कौन सी है जो एक बंदे की इनकम है बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शन। सो टैक्स लगाने से पहले जो आपकी इनकम होती है वो इनकम कौन सी होती है बेटा? योर पर्सनल इनकम। और जब आप उसमें से टैक्स माइनस कर देते हो तो वो अपने पास क्या जाती है? डिस्पोजेबल इनकम। बट उसने मेरे से क्या पूछा है कि टैक्स लगाने से पहले कौन सी इनकम है जो आपकी, वो इनकम कौन सी है? पर्सनल इनकम है। और टैक्स लगाने के बाद जो इनकम आपके हाथ में बचती है जिसको आप खर्च कर सकते हो दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, बट इसने हमें टैक्स लगाने से पहले पूछा तो राइट आंसर क्या बनेगा? 16th का ए। ओके, आगे चलेंगे। 17th क्वेश्चन, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। सो जब आप ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकालते हो तो हम नेट इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ऐड कर देते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे डेप्रिसिएशन है। सो व्हेन यू ऐड डेप्रिसिएशन टू नेट इन्वेस्टमेंट वी गेट द ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाकी कुछ भी कह रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में से आप माइनस कर दो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, डज नॉट मेक एनी सेंस। नेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर इट हैज बीन इन्फ्लेटेड फॉर चेंजेस, कहता है नेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? जब आपने उसके अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिखा दिया। अगेन इनकरेक्ट। नेट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो नेट इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन।
वही तो हम करते हैं, नेट से ग्रोस पे जाना तो अपने को डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट के टर्म पे उसको लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू कीन्स। तो कीन्स ने ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने का कुछ तो तरीका बताया था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कीन्स के अकॉर्डिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप कैसे निकाल सकते हो, जितना तुम्हारे हाथ में पैसा बचा हुआ है खर्च करने के लिए। सो कीन्स ने वो तरीका क्या बताया था, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, डिस्पोजेबल इनकम। डन है ये, यस। आगे, कीन्स बिलीव दैट इकोनॉमी में अटेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो कीन्स का क्या मानना था कि यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने इसको पढ़ा था, कीन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब अचीव हो सकता है। अच्छा, जब फुल इंप्लॉयमेंट होगा तभी अचीव होगा? नहीं, कीन्स ने ये नहीं बोला था कि जब इकोनॉमी के अंदर फुल इंप्लॉयमेंट होगा तभी इक्विलिब्रियम अचीव होगा। कीन्स ने बोला था कि अगर इकोनॉमी में फुल इंप्लॉयमेंट नहीं भी है तो भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू कीन्स इकोनॉमी में अटेन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट एज वेल। सो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है फुल एम्प्लॉयमेंट है या नहीं, सो उसके नीचे भी अचीव हो सकता है। तो देखो पहला ऑप्शन गलत इस वजह से है क्योंकि उसके सामने ओनली लिखा हुआ है। सो अगर ओनली नहीं लिखा होता तो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। कीन्स ने उसको मना नहीं किया, बट कीन्स ने बोला कि सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। सो नेशनल इनकम जब आप निकालते हो, जब आपने नेशनल इनकम के अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रियल नेशनल इनकम, रियल इनकम, राइट। सो जैसे कि हमने वो नॉमिनल और रियल इनकम का कंसेप्ट पढ़ा था ना, वैसा ही कि अगर आपने नेशनल इनकम के अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट एडजस्ट करते हैं तो अपने को क्या मिल जाता है, रियल नेशनल इनकम मिल जाता है। आगे चलेंगे, द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इज नोन एज। सो जब आप नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी ऐसे रखते हो, ऊपर आपने नॉमिनल जीडीपी रख दिया और नीचे आपने रियल जीडीपी रख दिया, तो ये क्या निकल के आता है बेटा, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, दिस रेशियो इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर। चलेगा आपको, यहां से एक फॉर्मूला भी कवर हो गया, इस फॉर्मूले को यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन द 3 सेक्टर मॉडल ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी। सो 3 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी क्या होती है, जहां पे फॉरेन सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। उसने खुद ही लिखा हुआ है, जहां पे आपको फॉरेन सेक्टर को नेग्लेक्ट करना है। आप मुझे बताओ कि वो 3 कंपोनेंट क्या होंगे एग्रीगेट डिमांड के, बताओ। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब आप इन तीनों चीजों को मिला देते हो तो मेरे पास एग्रीगेट डिमांड निकलता है। कितने सारे हमने यहाँ पे एमसीक्यू भी सोल्व करे थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सोल्व करे थे, राइट। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, जब NFIA पॉजिटिव होता है तो NFIA पॉजिटिव होगा ही कब। सो बेटा NFIA पॉजिटिव होगा इन दैट सिचुएशन, जहां पे एक बार देख लेते हैं इसने ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ओके, सबसे पहले जब GNP एट MP, नो बेटा, NFIA पॉजिटिव तब होगा जब नेशनल इनकम ज्यादा होगा कहीं पे भी। सो देखो यहाँ पे ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो ये गलत है। सो तब मेरा GNP एट MP ज्यादा होगा, यस, तो मेरा NFIA पॉजिटिव होगा क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ऐसे ही सेम चीज इसने दी है बट इसने थोड़ा सा उसको उल्टा कर दिया है, तब मेरा GNP एट MP ज्यादा होगा फ्रॉम GDP एट MP। सो बेसिकली जब ये दोनों चीजें होंगी तब क्या होगा, मेरा NFIA पॉजिटिव होगा। मतलब ये दोनों एक ही बात है बट उसने वो पोजीशनिंग चेंज कर दी है। NFIA पॉजिटिव तब होता है जब नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड अपना ज्यादा होता है, ठीक है। सो देयरफॉर ये जब GNP एट MP इज मोर देन GDP एट MP, तब मेरा NFIA इज पॉजिटिव। आगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया, उसके इंक्रीज होने से इनकम कितना चेंज हो रहा है। सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज इन इनकम कितना आ रहा है, दिस इज माय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। सो रेट ऑफ इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा, उसके चेंज होने से इनकम कितने से बढ़ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो राइट आंसर क्या बनेगा, 24th का बी। आगे चलेंगे 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंटर इनटू द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें से क्या चीजें नेशनल इनकम की कंपटीशन में नहीं आती हैं बेटा। जो पहले बने गुड्स हैं उसको आप एक्सचेंज कर रहे हो तो ये नेशनल इनकम में नहीं आता क्योंकि ये पहले ही आ चुका होगा नेशनल इनकम के अंदर। सेकंड हैंड गुड्स नहीं आता नेशनल इनकम की कंपटीशन के अंदर, इसको हमने स्पेशली देखा था एक्सक्लूजन के अंदर क्योंकि ये भी पहले आ चुका होगा।
स्टॉक एंड बॉन्ड नहीं आते, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज नहीं आती, तो कौन सी चीजें नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन के अंदर नहीं आती है? ऑल ऑफ द अबव, ये कोई भी चीज नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन के अंदर नहीं आता है। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी यूजिंग द एक्सपेंडिचर अप्रोच। जब आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो एक्सपेंडिचर अप्रोच यूज करके, इसमें से कौन सी चीजें आप जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हो? तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ट्रांसफर पेमेंट जीडीपी की कंप्यूटेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, राइट। सो इसने बाकी ऑप्शन क्या दिए? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेसेस, बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी आती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी, तो ट्रांसफर पेमेंट नहीं आता है, ठीक है। आगे चलेंगे, इन इंडिया एग्रीकल्चरल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम को कैलकुलेट करने का जो मेथड हम फॉलो करते हैं, दैट मेथड इज आउटपुट मेथड। तो हमने अलग अलग मेथड देखे थे नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए, तो इंडिया के अंदर नेशनल इनकम कंप्यूट करने का जो मेथड है दैट इज आउटपुट मेथड, सिंपल। आगे, सेविंग क्या होती है बेटा? सेविंग इंजेक्शन होता है या लीकेज होती है? तो सेविंग होता है बेटा लीकेज। तो सेविंग क्या है? इट इज अ विड्रॉल इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो ये इंजेक्शन नहीं होता है, ये विड्रॉल होता है, क्योंकि आपने पैसा सेव कर लिया तो वापस से वो सर्कुलेट नहीं हुआ ना, तो राइट आंसर क्या बनेगा? 28 का बी बनेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, द कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट कंजम्पशन एंड, फटाफट बताओ कि कंजम्पशन फंक्शन जब आप कैलकुलेट करते हो, कंजम्पशन फंक्शन वो क्या रिश्ता शो करता है? एग्रीगेट कंजम्पशन का किसके साथ वो रिश्ता शो करता है? सो जब आप एक कंप्यूट करते हो तो जब आप कंजम्पशन फंक्शन निकालते हो तो ये रिश्ता किसके बीच में है? इनकम और कंजम्पशन के बीच में। सो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट कंजम्पशन एंड एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 29 का ए बनेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट? इसमें से कौन सा प्रॉफिट का कंपोनेंट है? ऑल ऑफ द अबव, सारे ही कंपोनेंट के प्रॉफिट है। डिविडेंड होता है जो प्रॉफिट आपने कमाया उसमें से जो पैसा आपने बांट दिया, प्रॉफिट का कंपोनेंट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब जो पैसा आपने नहीं बांटा, प्रॉफिट का कंपोनेंट है। और जो आपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दिया, दैट इज कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये भी प्रॉफिट का ही कंपोनेंट है। तो सारे के सारे ही कंपोनेंट प्रॉफिट के हैं। आगे चलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ एमएलएन लैंड डिसाइड टू प्रोवाइड मोस्ट मॉडर्न रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है, आपको ये बताना है कि इसको हम किस टाइप का फंक्शन बोलेंगे। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने स्टेट के 3 फंक्शन पढ़े थे, एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और तीसरा फंक्शन कौन सा था? स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो आपको ये बताना है कि जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है तो फिर वो क्या, कौन सा फंक्शन है बेटा? वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, एलोकेशन फंक्शन है, वेरी गुड, दैट इज एलोकेशन फंक्शन। सो एलोकेशन फंक्शन गवर्नमेंट क्यों परफॉर्म करती है? इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली एलोकेट हो टू डिफरेंट यूजेस, मिनिमम वेस्टेज हो, है ना, ऑप्टिमम एलोकेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? 31 का बी बनेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस। तो नीचे इसने ना 4 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको ये बताना है कि सेंटर और स्टेट फाइनेंस के परस्पेक्टिव से नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले, सेंटर कैन टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम, नो, सेंटर एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाता बेटा, स्टेट लगाता है, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है, यस, फाइनेंस कमीशन के 4 फंक्शन हमने पढ़े थे। सबसे पहले कह रहा है फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है कि टैक्स की इनकम सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे बढ़ेगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 32 का बी बनेगा। सी, जीएसटी ने सब कंज्यूम कर लिए, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, नो बेटा, जीएसटी आने से टैक्सेस तो मर्ज हुए हैं लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस नहीं मर्ज हुए हैं, उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज हुए हैं। आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट नहीं बेटा, आईजीएसटी कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, सही स्टेटमेंट क्या है? 32 का बी। आगे चलेंगे, फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है? फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है जहां पे तुम डिफाइन कर रहे हो कि जो इकोनॉमी के अंदर फंक्शन है वो डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट कैसे उनको परफॉर्म करेगी। फिस्कल फेडरेशन का मतलब ये होता है ना, कि फाइनेंसेस कैसे बटेंगे सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। तो ये 2 चीजों की बात करता है फिस्कल फेडरलिज्म, एक तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, दूसरा फाइनेंस कैसे बटेगा, पैसा कैसे बटेगा। सो राइट आंसर इसका बनेगा डिवीजन ऑफ फंक्शंस एंड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब फाइनेंस और काम मतलब इकोनॉमिक फंक्शन, किसके बीच में? बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट मतलब सेंटर एंड स्टेट, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। इसके बाद इसने जो भी ये ऑप्शन लिखे हुए यहाँ पे A, B, C, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस,
इनकरेक्ट ऑप्शन है, अपने को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, हमने ना एक कंसेप्ट पढ़ा था हॉरिजॉन्टल इक्विटी का, वर्टिकल इक्विटी का। सो वर्टिकल इक्विटी क्या होती है कि कुछ पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर है, सेंटर के पास है, उसमें से कुछ पैसा स्टेट के पास जाएगा। और वो कितना पैसा है? 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला था 41%। तो क्वेश्चन यही है, कितना परसेंट शेयर स्टेट के पास जाएगा फ्रॉम द सेंट्रल टैक्स? और ये अपने को बताना है 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग। एंड ये कितना बेटा? 41%। इसको हम वर्टिकल इक्विटी भी कहते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता 14th फाइनेंस कमीशन तो पहले ही कितना था पता है आपको? 42% था, अब नहीं है। बट अगर क्वेश्चन के अंदर ये आएगा लिखा हुआ 14th फाइनेंस कमीशन, तो क्या बन जाएगा? 42% बन जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रोवाइडिंग सोशल सेक्टर सर्विसेज सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन, ये कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो हमने लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था ना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट की। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 35 का बी। आगे चलेंगे। मार्केट डू नॉट एग्जिस्ट। सो मार्केट डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब है मिसिंग मार्केट। मिसिंग मार्केट होने का केस ज्यादातर हमें कहां पे देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है ज्यादातर जो प्योर पब्लिक गुड होते हैं। सो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? 36 का राइट आंसर बनेगा बी। और ऐसा क्यों है बेटा? प्योर पब्लिक गुड के केस में ज्यादातर हमें मिसिंग मार्केट का केस क्यों देखने को मिलता है? इसका रीजन ये रहता है बिकॉज उन गुड्स को कोई बनाना नहीं चाहता। प्रोड्यूसर्स जनरली वो गुड्स बनाना चाहते हैं जहां पे उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है और यहाँ पे प्रॉफिट कम रहता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्यों होती है? फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि भाई फ्री में है तो कुछ भी आप कैसे भी उसको यूज करो। तो ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? फ्री राइडर प्रॉब्लम अराइज होती है क्योंकि गुड्स और सर्विसेज तब अराइज होती है जब गुड्स और सर्विसेज एक्सक्लूडेबल नहीं होते हैं। व्हेन द गुड्स और सर्विसेज इज नॉन एक्सक्लूडेबल। तो इसका रीजन क्या है? दिस इज द रीजन। ठीक है, बाकी उसने बोला है फ्री राइडर प्रॉब्लम अराइज होती है नंबर 1 बिकॉज द एबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट टू प्रोड्यूस गुड एट जीरो मार्जिनल कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट जीरो और आप सामान बना पा रहे हो तो फ्री राइडर प्रॉब्लम है। फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब है कि आपको कोई फ्री में चीज मिल रही है, आप उसको कैसे भी यूज करो। ये तब होगा जब गुड्स और सर्विसेज नॉन एक्सक्लूडेबल है। वो अपने पढ़े थे ना डिफरेंट टाइप का, मैंने आपको डायग्राम भी बनवाया था। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? 37 का सी। 38 इफ एन इंडिविजुअल टेंड्स टू ड्राइव हिज कार इन अ डेंजरसली हाई स्पीड। तो आप कह रहे हो मैं अपनी कार को जैसे मर्जी चलाऊंगा, हाई स्पीड से आप चला रहे हो, क्यों? क्योंकि उसके पास इंश्योरेंस कवर है। ये किसका केस है बेटा? ये मोरल हैजर्ड का केस है। ये 38 का बी। ये हमने इसको पढ़ा भी था, ये एग्जांपल वो डिटेल में मैंने फास्ट ट्रैक बैच के अंदर भी कवर कराया था। सो राइट आंसर क्या बनेगा? इट इज द केस ऑफ मोरल हैजर्ड। मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट फॉर रिड्यूसिंग द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी? इसमें से कौन सी चीज गवर्नमेंट को करनी चाहिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को कम करने के लिए? पिगुइन टैक्सेस लगाने चाहिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 39 का बनेगा सी। तो गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने चाहिए। पिगुइन क्यों बोला जा रहा है? एसी पिगुइन जो अपने इकोनॉमिस्ट थे उनके नाम से ये टैक्स का नाम आया है। आगे, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट गवर्नमेंट क्यों बनाती है? एक तरीका है, एक रीजन क्या होता है मार्केट फेलियर का कि कंपटीशन अगर मार्केट में खत्म हो जाएगा, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी तो मार्केट फेलियर हो सकता है। तो गवर्नमेंट कंपटीशन एक्ट क्यों बनाया उसने? गवर्नमेंट ने कंपटीशन एक्ट बनाया कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए। सो यहाँ पे मेन रीजन क्या है कंपटीशन एक्ट का? टू प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन इन द मार्केट। सो राइट आंसर क्या बनेगा? 40 का राइट आंसर वुड बी बी। So to promote and sustain the competition in the market. आगे, the production and consumption of demerit goods are। आप मुझे बताओ, इसने डीमेरिट गुड को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन अगर हो रही है डीमेरिट गुड्स की, सो इट इज लाइकली टू बी मोर देन दी ऑप्टिमल अंडर फ्री मार्केट। यस बेटा, मेरी बात सुनाई, क्या कहना चाह रहे हैं? जब डीमेरिट गुड्स बनते हैं तो फ्री मार्केट अगर है, फ्री मार्केट का मतलब क्या होगा? डिमांड और सप्लाई डिसाइड कराएगी कि रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होगा। सो लोग ना ज्यादा डीमेरिट गुड्स बनाना चाहेंगे क्योंकि उधर अपने को प्रॉफिट है। सो प्रोडक्शन और कंजम्पशन डीमेरिट गुड्स का ज्यादा होगा। इट इज लाइकली टू बी मोर देन ऑप्टिमल, जितना होना चाहिए। दैट इज द रीजन फॉर मार्केट फेलियर, राइट? अंडर फ्री मार्केट, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ए सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इट इज लाइकली टू बी लेस देन, नो, इट इज लाइकली टू बी मोर। एंड तीसरा, इट इज लाइकली टू बी सब्जेक्टिव टू प्राइस इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल। सो बेसिकली क्या है, डीमेरिट गुड का ज्यादा बनना ये कब होगा? इससे होता क्या है? इट इज लाइकली कि जिस तरीके से रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए उस तरीके से रिसोर्स एलोकेशन नहीं हो रहा है, मतलब ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं डीमेरिट गुड्स को बनाने के लिए। तो ये रीजन बनता है मार्केट फेलियर का।
बट गवर्नमेंट उसको करेक्ट करने के लिए इंटरवेंशन करती है। सो ये भी तो है ना कि गवर्नमेंट जो इंटरवेंशन करेगी वो प्राइस के थ्रू करेगी। प्राइस इंटरवेंशन पढ़ा था हमने डिसइंसेंटिव के नाम से। सो गवर्नमेंट क्या करती है, डीमेरिट गुड्स के प्राइस को इंक्रीज कर देती है, जिससे ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड कम हो जाएगी और ये गुड्स बनना कम हो जाएंगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ए एंड सी। आगे, एप्रोप्रिएशन बिल इज इंटेंडेड टू, एप्रोप्रिएशन बिल को लेकर आने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एप्रोप्रिएशन बिल को लेकर मतलब इसका जो मेन इंटेंशन है, मेन गोल है, वो क्या है? पावर देना, कि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी आ जाती है टू टेक द फंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो कहता है इट गिव्स द अथॉरिटी टू गवर्नमेंट, ये एप्रोप्रिएशन बिल अथॉरिटी देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट को टू इनकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि वो पैसा खर्च कर सकते हैं फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो 42 का आंसर क्या बना? बी। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है बेटा? अच्छा, हमने ना डिफरेंट टाइप के टैक्स पढ़े थे कि सेंटर कौन से टाइप के टैक्स को कलेक्ट करती है, स्टेट किस टाइप के टैक्स को कलेक्ट करती है। सो कॉर्पोरेट टैक्स कौन कलेक्ट करता है? कॉर्पोरेट टैक्स इज कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, पहली बात। सो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जो कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है, ये इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है। सो इट इज कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। यस। ये कैपिटल रिसीट होता है? नहीं, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। सो कहते हैं कैपिटल रिसीट भी हो सकता है और रेवेन्यू रिसीट भी हो सकता है। ये सिर्फ क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट। सो कॉर्पोरेट टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? इट इज कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और ये क्या है? इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 43 का आंसर बनेगा डी। आगे, क्वेश्चन नंबर 44, गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। अगर गवर्नमेंट उधारी लेती है फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, तो उसका नेचर क्या होता है? वो कैपिटल रिसीट का नेचर होता है, और वो कैपिटल रिसीट का नेचर इसलिए होता है क्योंकि जब आप बोरोइंग करते हो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। सो यस, कैपिटल रिसीट इज द राइट आंसर। आगे, which of the following is a statement submitted along with the budget as a requirement of FRBM Act? तो FRBM एक्ट आया था, उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट थी। आप ये बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बजट के अंदर आती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ FRBM एक्ट? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है सबसे पहले, यस आती है। नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आती बेटा। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट आती है, यस। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, यस। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? बी एंड सी। तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, तो ये दोनों आएंगी। तो राइट आंसर इज 45 का डी। आगे चलेंगे, रिसेशन के दौरान, जब रिसेशन होता है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स, तो गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी बनाएगी, देखो रिसेशन है तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, इसका मतलब गवर्नमेंट चाहेगी कि लोगों के हाथों में पैसा बचे, तो इसका मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देगी, टैक्सेस को कम कर देगी। यूनिट नंबर 4, सो गवर्नमेंट विल इंक्रीज द स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट विल इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस को कम कर देगी। बेटा ये गलत स्टेटमेंट है। सो गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देगी, बी। एंड ये टैक्सेस को क्यों कम कर रही है? टू इंश्योर द हायर डिस्पोजेबल इनकम, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। अगर इसके अंदर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अगर रिसेशन है तो एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है और टैक्स को कम कर देती है, बट क्योंकि वो ऑप्शन में ही नहीं लिखा हुआ है तो सही ऑप्शन इसका क्या बनेगा? 46 का बी, कि गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है ताकि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा बचे, ताकि लोगों के हाथों में हायर डिस्पोजेबल इनकम बचे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग में इंश्योर अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन है और गवर्नमेंट डिमांड को कम करना चाह रही है तो इसमें से अपने को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपने को कम करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर कम होगी तो लोग खुद खर्चा करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी ताकि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम बचे। सो अगर इन्फ्लेशन है तो अपने को स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी और टैक्सेस इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 47 का ए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इलस्ट्रेट अ रिकॉग्निशन गैप। तो हमने गैप्स देखे थे ना, तो आपको बताना है इसमें से रिकॉग्निशन गैप रिकॉग्निशन लैग कौन सी स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले, टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट पॉलिसी, कि जो टाइम लगता है ये आइडेंटिफाई करने में कि एप्रोप्रिएट पॉलिसी कौन सी है, दैट इज रिकॉग्निशन गैप। नहीं, रिकॉग्निशन गैप तब होता है जब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि अभी चेंज की जरूरत है। सो रिकॉग्निशन गैप इज बेसिकली द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर पॉलिसी चेंज। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी चेंज आ गया, पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है, राइट? सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर पॉलिसी चेंज। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 48 का सी बनेगा।
ओके 49th, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है जब बहुत ज्यादा इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, उसको कम करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है उसको हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। कहते हैं इट इज रिजोर्टेड टू व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टैक्स रेवेन्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर ईयर। अच्छा, इसने इस तरीके से लिखा है कि आप ये बताएंगे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कब होगी? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आप तब अडॉप्ट करते हो जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, उसको कम करने के लिए। तो ये कहता है ये आपको तब रिजोर्ट करनी, मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट तब लेकर आएगी व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू। कोई सेंस बन रही है इस बात की? खर्चा ज्यादा है, राइट, एंड आपका रेवेन्यू कम है। सो बेसिकली किसकी बात कर रहा है? बजट डेफिशिएट की बात कर रहा है। तो उस केस में वी डू नॉट मेक कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। सो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्यों बनाते हो? इट इज डिजाइन टू रिस्ट्रेन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी फेज। कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बनाते हो। कहते हैं एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। बेटा पहले ही डिमांड के अंदर इंक्रीज होगा तभी इन्फ्लेशन होगी, उसको डिक्रीज करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बनती है, ना कि उसको इंक्रीज करने के लिए। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम को इंक्रीज करने के लिए। भाई कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बना रहे हो, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम करना चाह रहे हो तुम। सो ये भी गलत ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? डी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाइल इफ द गवर्नमेंट कॉम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर टू बोरो मनी फॉर सिक्योरिंग द रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंशनरी पॉलिसी। आपको बताना है, हाँ बेसिकली हमने इसको पढ़ा था क्राउडिंग आउट। सो बेसिकली ये जो पूरा कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमने आपके यूनिट के अंदर इसको हमने क्राउडिंग आउट के नाम से पढ़ा था। कहता है कि अगर लोन लेने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही कंपीट करने लग जाएंगे तो इससे क्या होगा? सो इट इज लाइकली बेटा इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाएंगे। यस, इंटरेस्ट रेट विल गो अप एंड फर्म इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि लोन महंगे हो गया है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे और इंडिविजुअल भी बोरो नहीं करना चाहेंगे। ये भी स्टेटमेंट सही है। इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाएंगे और इंक्रीज जो डिमांड है, राइट, डिजायर्ड इंक्रीज इन डिमांड मे नॉट बी रियलाइज्ड, बट उतना अकॉर्डिंगली खर्चा नहीं होगा क्योंकि लोग लोन ही नहीं लेना चाहेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो इसमें से क्या हो सकता है? ये सारी ही चीजें हो सकती है। ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल। ये जो सिचुएशन थी क्राउडिंग आउट के नाम से हमने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या बनेगा? डी। आगे चलेंगे, डिमांड फॉर मनी क्या होती है? ड्राइव डिमांड होती है। सो राइट आंसर इज 51 का ए। सिंपल क्वेश्चन है। 52, कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटेटिव थ्योरी। कैम्ब्रिज अप्रोच का दूसरा नाम क्या भी है? इसको हम कैश बैलेंस अप्रोच भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कैश बैलेंस अप्रोच। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 52 का ए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, प्रिकॉशनरी मनी बैलेंस पीपल वांट टू होल्ड। सो प्रिकॉशनरी मनी क्या होता है कि अगर कभी इमरजेंसी पड़ गई तो मेरे पास पैसा होना चाहिए ताकि मैं उस इमरजेंसी को मीट कर पाऊं। सो प्रिकॉशनरी मनी बैलेंस पीपल वांट टू होल्ड। सो आपको ये बताना है कि ये जो पैसा तुम होल्ड करोगे ये पैसा किस टाइप का होता है? मतलब ये इनकम इलास्टिक होता है। इनकम इलास्टिक मतलब कि मेरा इनकम बढ़ेगा तो प्रिकॉशनरी मनी भी बढ़ेगा, ऐसा है क्या? यस। देखो अगर आप पहले कम कमाते थे तो आप अपना साइड में पैसा कम बचा के रखोगे इमरजेंसी के लिए, लेकिन अगर अब आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप साइड में, बारिश कितनी तेज हो रही है, आप साइड में भी पैसा ज्यादा बचा के रखोगे। सो यस, दिस इज इनकम इलास्टिक एंड इट इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना बढ़ रहा है, आपको इट इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? सो बॉन्ड का रेट, मार्केट आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना इमरजेंसी मनी आप अपनी साइड पर रखना चाहते हो उतना आप रखोगे। सो जो प्रिकॉशनरी मनी होती है बेटा, दैट प्रिकॉशनरी मनी इज इनकम इलास्टिक। वो इनकम इलास्टिक होती है एंड वो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ चेंज नहीं होती है। इट इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो राइट आंसर क्या बनेगा? 53 का ए। बाकी सारे ऑप्शन इसने उल्टे सीधे लिखे हुए, गलत है। अकॉर्डिंग टू कीन्स ने क्या बोला? इफ द करंट इंटरेस्ट रेट इज हाई, कि अगर करंट इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप मुझे बताओ उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है कि अब ना फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट गिरेगा और बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे।
वो इनवर्स रिलेशनशिप अगर आपको याद होगा। सो कीन्स ने बोला था कि अगर करंट में बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोगों की ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा एंड बॉन्ड के जो प्राइस है इट विल राइज इन द फ्यूचर। सो राइट आंसर बनेगा 54 का सी। आगे 55 डैश इज कंसिडर्ड डिमांड फॉर मनी इज एन एप्लीकेशन ऑफ मोर जनरल थ्योरी डिमांड फॉर कैपिटल एसेट। ये किसने बोला था? कैपिटल एसेट को बेस बनाकर डिमांड फॉर मनी, ये डेफिनेशन किसने दी थी बेटा? दिस वाज गिवन बाय फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन। सो राइट आंसर इज 55 का राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा डी। आगे चलेंगे 56 रिजर्व मनी किन चीजों से मिलकर बनी होती है? मतलब रिजर्व मनी में क्या चीजें आती है? रिजर्व मनी होती है करेंसी इन सर्कुलेशन, यस करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर भी। सो रिजर्व मनी इज करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 57 प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन ऑल द कंट्री। सो सारी की सारी कंट्रीज के अंदर जो प्राइमरी सोर्स होता है मनी का वो उनका सेंट्रल बैंक होता है। ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसका जवाब क्या लिख कर आएंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये सेंट्रल बैंक कंट्री टू कंट्री भी डिफर हो सकता है, समझ में आ रहा है? सो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। आगे इफ द बिहेवियर ऑफ पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक इज कॉन्स्टेंट, अगर पब्लिक का बिहेवियर और कमर्शियल बैंक का बिहेवियर कांस्टेंट है तो जो टोटल सप्लाई है मनी की, टोटल सप्लाई मनी की वो डायरेक्टली वेरी करती है विद द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी। सो बेसिकली कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाई पावर्ड मनी ज्यादा इशू करेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि पब्लिक का बिहेवियर और कमर्शियल बैंक का बिहेवियर तो सेम है। तो ए कंपोनेंट क्या बचा? हाई पावर्ड मनी। तो कहता है देखो अगर पब्लिक का बिहेवियर एंड कमर्शियल बैंक का बिहेवियर कांस्टेंट है इन दैट सिचुएशन टोटल जो मनी सप्लाई है ना इकोनॉमी के अंदर वो डायरेक्टली वेरी करेगी विद द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी बाय द सेंट्रल बैंक, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर वो हाई पावर्ड मनी बढ़ा देगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ऐसा 58 का ए। दूसरा उसने आगे बोला कि वो डायरेक्टली वेरी करता है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, गलत बात है। कहता है वो इनवर्सली रिलेटेड है, नहीं डायरेक्टली रिलेटेड है। ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल, गलत है। सो राइट आंसर क्या आएगा? 58 का ए, क्योंकि पब्लिक का बिहेवियर भी सेम है और कमर्शियल बैंक का बिहेवियर भी सेम है। आगे क्वेश्चन नंबर 59 द मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई आर, जो मनी मल्टीप्लायर है और मनी सप्लायर है वो एक दूसरे वो नेगेटिवली रिलेटेड है। नहीं, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वो पॉजिटिवली रिलेटेड है एक्सेस रिजर्व रेशियो से, वो नेगेटिवली रिलेटेड है। सो मनी मल्टीप्लायर मनी सप्लायर आर नेगेटिवली रिलेटेड टू एक्सेस रिजर्व रेशियो। ये सारे कंसेप्ट हमने देखे हुए हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्यों है नेगेटिवली रिलेटेड ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपके पास टाइम ही नहीं है क्योंकि ये तो अभी एग्जाम में आज आपका, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ ध्यान में रखो कि मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लायर नेगेटिवली रिलेटेड है एक्सेस रिजर्व रेशियो से। अभी मैं लॉजिक नहीं बता सकती इसका, इट विल टेक टाइम। ओके, आगे करेंसी रेशियो रिप्रेजेंट, करेंसी रेशियो क्या रिप्रेजेंट करती है? पब्लिक का बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है। सो इट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ पब्लिक। राइट आंसर क्या बनेगा? 60 का सी। क्या ये सेंट्रल बैंक का बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है? नहीं। क्या ये सेंट्रल बैंक का बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो? नहीं। ये सेंट्रल बैंक का बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ करेंसी? नहीं। ये पब्लिक का बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है। सो राइट आंसर क्या बनेगा? इट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ पब्लिक। क्वेश्चन 60 का सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 द मनी मल्टीप्लायर विल बी लार्ज। मनी मल्टीप्लायर लार्ज कब होगा? जब CRE तीनों ही कम होंगे। सो व्हेन देयर इज करेंसी रेशियो इज ऑल्सो लोअर। R मतलब क्या? रिजर्व रेशियो भी कम है, और E मतलब क्या? एक्सेस रिजर्व रेशियो भी कम है। तो तीनों कम जब होंगे ना, इसका लॉजिक भी फॉर्मूला से मैंने आपको समझाया था, जब ये तीनों कम होंगे ना तब अपना मनी मल्टीप्लायर कम होगा। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये बताओ कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। नंबर 1 द गवर्नर ऑफ द RBI इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड द पॉलिसी रेट एंड इंप्लीमेंट द सेम। कि जो गवर्नर होता है RBI का, गवर्नर ऑफ द RBI वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्या लिखा हुआ है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ कंसल्टेशन करके पॉलिसी रेट डिसाइड करके इंप्लीमेंट करवाता है। कहां पढ़ा हमने? ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। आगे while CRR हैज टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक, तो CRR बैंक अपने पास रखता है
बैंक एज ए सॉरी सीआरआर बैंक, कमर्शियल बैंक, सीआरआर है क्या? कैश रिजर्व रेशियो, एक परसेंटेज ऑफ नेट एंड डिमांड टाइम लाइबिलिटी जो बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखनी पड़ती है, यस। और एसएलआर वो परसेंटेज है डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज का जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। एंड एसएलआर रिक्वायर्स होल्डिंग ऑफ अप्रूव्ड एसेट बाय द बैंक इटसेल्फ। और ये आप कैसे रखते हो? इन द फॉर्म ऑफ अप्रूव्ड एसेट, गोल्ड और कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज की फॉर्म में आप इसको रखते हो। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? 62 का बी बनेगा। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे भी इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई, जैसे कि जब रेपो रेट इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है कि बैंक अभी पैसा बोरो कर सकते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू। इसका रेपो रेट का इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट के ऊपर आएगा आगे। ओके, नन ऑफ द अबव, सो ये कोई सेंस नहीं बन रही। सो इसमें से सही ऑप्शन क्या है? 62 का बी। ओके, आगे चलेंगे। डैश इज द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच एनेबल्स कोलेटराइज्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो इसमें से कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को यूज करके शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है थ्रू लेंडिंग, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग होती है थ्रू सेल एंड परचेज ऑपरेशन इन डेट इंस्ट्रूमेंट। सो डेट इंस्ट्रूमेंट में डेट इंस्ट्रूमेंट के जब तुम सेल और परचेज करते हो, सो वहां पे जो तुम बोरोइंग कर रहे हो या लेंडिंग कर रहे हो, तो इसमें कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? दिस इज योर आंसर, दिस इज योर क्वेश्चन, रेपो रेट। आगे, ओके, यस, द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इज ऑन। कहते हैं आप मुझे बताओ कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इनमें से किस चीज के बारे में बात करता है? सबसे पहले मैक्सिमम रेपो रेट दैट आरबीआई कैन चार्ज फ्रॉम द गवर्नमेंट, नहीं, ये बात करता है बेटा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट बात करता है मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टारगेट करता है कि इतना मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट होगा जब वो प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर कर रहा है। सो दिस इज द मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड टारगेट टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। सो राइट आंसर क्या बनेगा? 64 का बनेगा बी। आगे चलेंगे 65। एन ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट। ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जब तुम बाय एंड सेल करते हो सिक्योरिटीज को, ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी विच इन्वॉल्व्स बाइंग और सेलिंग ऑफ। सो यहाँ पे तुम क्या बाय कर रहे हो? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तुम बाय और सेल करते हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय और सेल होती है फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड बैंक्स। सो सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने लास्ट में कंसेप्ट कवर किया था 65 का सी। आगे 66 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एडवोकेट्स द कंट्री शुड प्रोड्यूस दोज गुड्स फॉर विच इट हैज द ग्रेटेस्ट रिलेटिव एडवांटेज। तो ऐसी कौन सी थ्योरी थी जिसने बोला था कि जिस भी कंट्री के पास किसी गुड्स को बनाने का ज्यादा ग्रेटर रिलेटिव एडवांटेज होता है तो उसको वही गुड्स बनाना चाहिए? मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी, हेक्सर रोलिंग थ्योरी, इनमें से कोई थ्योरी ये बात नहीं बोलती थी। ये बात किसने बोली थी? रिकार्डो की थ्योरी ने। सो रिकार्डो ने जो थ्योरी दी थी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की, वहां पे ये लिखा हुआ था कि जिस कंट्री के पास जिस गुड्स को बनाने का ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है उसको वही वाला गुड्स बनाना चाहिए। तो इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है? नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई स्टेटमेंट सही ही नहीं है। तो 66 का आंसर क्या बनेगा? डी। आगे, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। सो कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले ट्रेड इज अ जीरो सम गेम। बेटा नहीं, कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी ने बोला कि ट्रेड कोई जीरो सम गेम नहीं है। इट इज नॉट अ जीरो सम गेम सो दैट नेट चेंज इन अ वेल्थ और बेनिफिट। सो बेसिकली क्या है कि जब भी वेल्थ और बेनिफिट वेल्थ चेंज होती है तो उसका इंपैक्ट जीरो नहीं होता, पॉजिटिव होता है। मतलब सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं ट्रेड के अंदर उन सबको बेनिफिट होता है। उसका कॉमन सेंस भी है। क्यों? क्योंकि देखो जब आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करते हो तो किसी एक कंट्री के पास किसी गुड्स को बनाने का, एक टाइप के गुड्स को बनाने का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो वो उस टाइप के गुड्स को ज्यादा बनाकर एक्सपोर्ट करेगी, और दूसरी कंट्री के पास दूसरे टाइप के गुड्स को बनाने का ज्यादा एडवांटेज है, वो उस टाइप के गुड्स को बना के वो बाहर उसको एक्सपोर्ट करेगी। सो जो ट्रेड है अकॉर्डिंग टू दी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी वो जीरो सम गेम नहीं है, राइट। एंड यहां पे जो चेंज आता है वेल्थ और बेनिफिट के अंदर वो चेंज पार्टिसिपेंट में वो पॉजिटिव होता है।
सो राइट आंसर क्या बनेगा इसका 67 का बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, ये कहता है अ टैरिफ ऑन इंपोर्ट इज बेनिफिशियल टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सो ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। क्यों? कहता है आप मुझे बताओ कि अगर मान लेते हैं कि मैं प्रोड्यूसर हूं इंडिया का और मैं बाहर से गुड्स इंपोर्ट करता हूं और मेरे ऊपर इसके ऊपर टैरिफ लग जाता है, टैक्स लग जाता है, तो इससे बेनिफिशियल क्यों होगा, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को फायदा क्यों होगा? ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को इसलिए फायदा होता है क्योंकि इससे उसका प्राइस बढ़ जाता है। इट रेजेस द प्राइस फॉर विच दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो उनको फायदा होता है इससे, क्योंकि वो चीज महंगी हो जाती है ना, तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो 68 का आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। आगे चलेंगे, एस्केलेटेड टैरिफ क्या होता है? एस्केलेटेड टैरिफ होता है कि जब कोई आप रेट लगा रहे हो, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर, राइट, वो रेट टैक्स का ज्यादा है और उन्हीं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हो उसके ऊपर जो टैरिफ लग रहा है वो कम है। सो इस टाइप के टैरिफ को हम एस्केलेटेड टैरिफ कहते हैं। एस्केलेटेड का मतलब बढ़ा दिया कि फिनिश्ड गुड के ऊपर तो आप ज्यादा टैरिफ लगा रहे हो और जो फिनिश्ड गुड बनते हैं जिन रॉ मटेरियल से उनके ऊपर तुम कम टैरिफ लगा रहे हो। So escalated tariff refer to the nominal tariff rate on manufactured product which are greater than the tariff on the raw material. So ये टैरिफ रॉ मटेरियल के ऊपर कम है और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर ज्यादा, तो इस टाइप के टैरिफ को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एस्केलेटेड टैरिफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? सो काउंटर वेलिंग ड्यूटी को हमने इसको कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी तब लगती है जब बेसिकली हमने पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी पढ़ा था कि अगर कोई कंट्री किसी और कंट्री के अंदर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डंप करना चाहती है तो वो बहुत ही सस्ते में वो गुड्स देगी। मतलब जितनी उसकी कंट्री का जितना उस कंट्री के अंदर वो गुड्स बिक रहे हैं, है ना, उस प्राइस से भी कम वो दूसरी कंट्री में बेचना चाहेगी। जैसे कि चाइना में कोई प्रोड्यूसर है, इंडिया में वो मोबाइल फोन बेचता है 100 रुपए का, जबकि उसकी कंट्री में वो 80 रुपए में बेचता है और उसको बनाने की कॉस्ट कितनी है? दोबारा से सो चाइना का कोई प्रोड्यूसर है, इंडिया के अंदर वो कोई सामान बेच रहा है, कितने का बेच रहा है? 80 रुपए में बेचता है, ठीक है, और उसकी कंट्री में कितने का बेच रहा है? 100 रुपए का। तो अपनी कंट्री में महंगा बेच रहा है और इंडिया के अंदर वो सस्ता बेच रहा है ना। और उसको बनाने की कॉस्ट कितनी है? उसको बनाने की कॉस्ट है उसकी, पकड़ लेते हैं उसकी 90 रुपए, और यहाँ पे कितने का बेच रहा है? 80 रुपए का। मतलब तुम हमारी कंट्री में अपनी कंट्री के कंपैरिजन में कम प्राइस में गुड बेच रहे हो, इनफैक्ट कॉस्ट से भी कम में बेच रहे हो। पर्पस क्या है? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खत्म करना। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाती है। बट हमने ना इसको आगे भी पढ़ा था। सो कई बार ना उनकी गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सब्सिडी दे देती है। चाइना की गवर्नमेंट चाइना के प्रोड्यूसर को सब्सिडी देती है, कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो ये इंडिया वाले एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे, बट मैं अगर तुम्हें सब्सिडी दूंगी तो तुम्हारी कॉस्ट कम हो जाएगी, फिर तुम जाकर इसको कम प्राइस में इंडिया में बेचो। तो इस टाइप की टेक्निक को रोकने के लिए जो ड्यूटी लगती है उसको हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं, कि हमने डिटेल में देखा था। सो काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है? कहते हैं ये वो टैरिफ है जो ऑफसेट करता है। हाँ, जानबूझ के प्राइस कम किया ना, इट इज द लो प्राइस, जो जानबूझ के आर्टिफिशियली कम किया एक्सपोर्टर ने, चाइना के एक्सपोर्टर ने, जिसको, और वो कम प्राइस क्यों कर पाया? क्योंकि उसके देश की गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दी, टैक्स के कंसेशन दी। यस, सही बात है। दूसरा, इट इज चार्ज बाय द इंपोर्टिंग कंट्री टू इंश्योर, और ये ड्यूटी कौन लगाती है? इंडिया, इंपोर्टिंग कंट्री। ये इंश्योर करने के लिए कि भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट का प्राइस हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर फेयर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, इसको कौन लगाता है? इंपोर्टिंग कंट्री लगाती है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। और कई सारी की सारी सही बातें। यस, तो राइट आंसर क्या बनेगा? 70 का डी बनेगा। आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर। तो हमने दो टाइप के बैरियर्स देखे थे, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है। अरे भाई, इसमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। यस, आपने वो रेगुलेशन ऐसे बना दी कि मुश्किल है, तो इट इज अ नॉन टैरिफ बैरियर। इंपोर्ट कोटा ऑन स्पेसिफिक गुड्स, कोटा लगाना नॉन टैरिफ बैरियर। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, बेटा दिस इज अ टैरिफ बैरियर, क्योंकि ड्यूटी है ना, टैक्स का रेट है ये, तो दिस इज अ टैरिफ बैरियर, ये नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है। 71 का आंसर बनेगा सी। 72, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इज द येट टू कंक्लूड डोहा एजेंडा इज। कहता है अभी तक जिसके ऊपर कंक्लूजन नहीं हुए डोहा एजेंडा के अंदर, है ना, जो हम अग्रीमेंट साइन करते हैं, वो राउंड्स बैठते हैं ना, तो अभी तक जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है दैट इज ट्रेड इन एग्रीकल्चरल गुड। काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 72 का सी। 73, द एसेंस ऑफ MFN प्रिंसिपल। सो MFN प्रिंसिपल का एसेंस क्या है?
कि जितने भी मेंबर कंट्री होंगी WTO की उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। सो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द मेंबर कंट्री ऑफ WTO इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर रिलेटेड टू ट्रेड। दैट मींस इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कंट्री को फेवर करोगे तो बाकी सारी कंट्रीज को भी फेवर करना पड़ेगा। फेवर टू वन कंट्री यू नीड टू फेवर ऑल द कंट्रीज इन द सेम मैनर, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, एवरी WTO मेंबर विल ट्रीट ऑल इट्स ट्रेडिंग पार्टनर इक्वली, तो सारे के सारे मेंबर्स को आपको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा विदाउट एनी प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब कौन सी बातें सही है, सारी की सारी ही बातें सही हैं। एक ही तो बात कह रहा है वो, इक्वालिटी को आपको इंश्योर करना पड़ेगा, किसी को आप ज्यादा सुपीरियरिटी नहीं दे सकते, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। ये तो MFN प्रिंसिपल था। करेंसी डिवैल्यूएशन, हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताओ। सो करेंसी जब डिवैल्यूएट हो रही है इट में इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कॉमोडिटीज and therefore reduce the international currency devaluation may increase the price of imported commodities. Yes, so बेटा जब करेंसी डिवैल्यूएशन होता है तो करेंसी डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि अपनी करेंसी सस्ती हो रही है तो उससे क्या होगा, अपने एक्सपोर्ट के प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का बढ़ जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकंड देना आप मुझे, आई थिंक स्क्रीन में। ओके, सो करेंसी डिवैल्यूएशन से क्या होगा, एज वी वर डिस्कसिंग, करेंसी डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट के प्राइसेस कम हो जाएंगे और जो हमारी कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी 74 का बी। ठीक है, आगे, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहां पे सारी की सारी मार्केट का ऑल द मार्केट टेंड टू हैव द सेम एक्सचेंज रेट। सो सारी की सारी मार्केट के अंदर सेम एक्सचेंज रेट होता है, मतलब क्या कि जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हो, जो आपकी फ्यूचर मार्केट है वहां पे भी सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट रहेगा और जो आपकी डेली जो मार्केट होती है, नॉर्मल मार्केट होती है, वहां पे भी सेम करेंसी रेट रहता है। सो बेसिकली दो टाइप की मार्केट होती है, एक होती है फ्यूचर्स मार्केट। तो फ्यूचर मार्केट के अंदर अगर तुम अभी जाके डॉलर का रेट देखोगे तो अलग मिलेगा, और जो अपनी नॉर्मल डे टू डे की मार्केट है वहां पे डॉलर का रेट अलग होगा। बट फिर भी एक रीजन की वजह से दोनों रेट सेम हो सकते हैं एंड वो रीजन होता है आर्बिट्रेज। ठीक है, इसको हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो दैट वाज योर एंटायर डिस्कशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एंड मैंने पूरा कोशिश किया कि 1 घंटे के अंदर ये 75 क्वेश्चंस खत्म हो पाए। यस, मैंने काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े और ना ही मैंने वो डिटेल के अंदर ये समझाया आपको कि ऐसा क्यों है, मैंने सिर्फ ये बताया कि ये है। ओके, इसका रीजन है क्योंकि आज आपका पेपर है और अभी जिस तरीके से लेक्चर बन रहा है मैं आपको बता नहीं सकती किस तरीके से लेक्चर बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 चीजों को मिक्स करके लेक्चर आपको मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई लाइट नहीं है बेटा, ये सिर्फ इन्वर्टर की लाइट है। ठीक है, कोई सिस्टम नहीं चल रहा, कोई वाईफाई नहीं चल रहा, सो एवरीथिंग इज डेड। सो मेरा आईपैड तक कनेक्ट नहीं हो रहा है। सो ये सब कुछ एडिटिंग करके आपको लेक्चर मिलेगा बिकॉज आपको कमिटमेंट की थी। So this is the best I could do today. So all the very best, बहुत अच्छे से आप पेपर करके आना। Thank you so much.